17 दिन बाद 17 सितंबर से 14 वर्षों का वनवास या 14 वर्षों की सत्ता। काल सर्प दोष में पीएम मोदी का कल, पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत का भविष्य, रुकावटों के बीच कितनी तरक्की, पीएम मोदी का 76वां वर्ष परिवर्तन की सौगात। धर्म ज्ञान पर श्री सुमिताचार्य जी महाराज की भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो ये बेहतर से जानते हैं कि भाई भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, और यही कारण है कि समय से पहले ही भविष्य में क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा भी लगा लेते हैं और बता भी देते हैं भविष्य की घटनाओं को लेकर। और उनकी प्रत्येक भविष्यवाणी हमेशा से सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी। आइए स्वागत करते हैं हम ज्योतिषाचार्य सुमिताचार्य जी का। स्वागत है आपका। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। जी, ज्योतिषाचार्य तो अब हैं ही, साथ ही साथ दर्शकों की जानकारी के बता दूं कि जो गुरुकुल हमारे भारत की एक परंपरा रही है उसका भी आप विस्तार करें, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आपके खुद के गुरुकुल हैं। और गुरुकुल से ही हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जोड़ते हैं, जो इस समय सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में हमारे साथ हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और देखिए, अब कुछ दिनों बाद ही पीएम मोदी जी का बर्थडे है, 75वां वर्ष उन्हें कंप्लीट हो जाएगा। 76वें वर्ष में वो कदम रखेंगे 17 सितंबर को जी, यानी कि अगले ही महीने। और मैं आज आपसे ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ मैं पीएम मोदी जी के आने वाले समय की कुंडली का एनालिसिस कर रही हूँ, और आप एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं धर्म ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने ये मुझे बताया, मेरे दर्शकों को बताया कि पीएम मोदी की कुंडली में काल सर्प दोष है जी, जबकि किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने इस बात का खुलासा कभी नहीं किया जी। आज आपसे जानना चाहूंगी कि 76वें वर्ष में पीएम मोदी की कुंडली में मौजूद यही काल सर्प दोष किन लोगों को डसेगा। 76वां वर्ष पीएम मोदी की भारतीय राजनीति में कितने बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है, विरोधी खेमे में किस तरह की हलचल खलबली मच देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात, क्या पीएम मोदी अपना 76वें वर्ष में सत्ता से संन्यास ले लेंगे या कंटिन्यू ही रखेंगे। बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले 76 वर्ष की क्या कहते हैं ना, स्टार्स पोजीशंस क्या कहते हैं, पहले वो आप बताएं। देखिए, अभी मोदी जी जो हैं अब हमारे जब 76वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं, तो उस समय कुछ बड़ी सुंदर स्थितियां होने वाली हैं। उस समय बुद्धादित्य का योग का निर्माण उनके एकादश भाव में हो रहा होगा, और साथ में शुक्र और केतु दशम में प्रवेश कर चुके होंगे। और जहाँ तक वृश्चिक राशि के ऊपर मैं उनकी कुंडली का अगर विश्लेषण कर रहा हूँ तो उनकी चंद्र कुंडली के अनुसार उनके दशम का शुक्र केतु इस बार प्रभाव में रहेगा, और मंगल जो है वहाँ पर द्वादश भाव में बैठे रहेंगे जी। तो ये जो स्थितियाँ बनने वाली हैं, ये मोदी जी को समझ के चलिए एक लोहे के समान और ज़्यादा मजबूत बना देने वाले हैं। तो जहाँ तक लोगों की आशंका है कि क्या मोदी जी संन्यास ले लेंगे, संभव ही नहीं है। मोदी जी अभी 2 बार और पीएम बनेंगे। 2 बार और बनेंगे जी, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। और उसके बाद योगी जी पीएम बनेंगे, ये भी तय है, क्योंकि अभी बीजेपी का जो सत्र है वो बहुत ही लंबा चलने वाला है हमारे भारत देश में। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक मोदी जी हैं जी। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आपकी कुंडली का मोदी जी मैंने बहुत बढ़िया से अध्ययन किया है, और आप दीर्घायु हैं। आप पूर्ण आयु, जितना एक मनुष्य के लिए आयु होता है वो आप पूर्ण आयु नेचुरल तरीके से आप पूरा जिएंगे, और किसी भी प्रकार का आक्रमण आपको क्षति नहीं पहुँचाने वाला है। तो निर्विघ्न तरीके से निडर होकर के आप अपने कदम को आगे रखिए, और आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में सदैव सफल होंगे, क्योंकि आप धर्म के वाहक हैं। और जहाँ तक बात रही कि लोगों का आपके ऊपर आक्रमण आदि करने का सोचना भी, तो बताऊं कि अगर एक छोटा सा धर्म का झंडा भी अगर गिरता है तो उसे उठाने के लिए 10 आदमी दौड़ पड़ते हैं। और यहाँ आप धर्मवाहक हैं, साक्षात एक व्यक्ति हैं जो शंकर जी के स्वरूप में ध्वज को लेकर के चल रहे हैं। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा भी लड़खड़ाएंगे तो पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा हिंदू संप्रदाय और संपूर्ण समाज आपके साथ खड़ा है, तो आपको कोई गिरने नहीं देगा। आप ध्वजवाहक हैं और आप हिंदुओं के लिए मसीहा हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए आप आगे बढ़िए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। पीएम मोदी जी की इतनी प्रशंसा, और वो भी आपके मुख से, शायद इसलिए भी क्योंकि वो भी शिव भक्त हैं, आप भी शिव भक्त हैं, और शिव भक्त एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं। अब लेकिन इस बीच विरोधियों का क्या?
जो उनकी ईमानदारी छवि पर लांछन लगाते हैं। हाल ही में अभी राहुल गांधी की रैली में से उन्हीं के कांग्रेसी कार्यकर्ता ने पीएम मोदी जी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। जब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, पीएम मोदी के लिए अपशब्द यूज किए जाते हैं, विपक्षी खेमे से उन्हें नीच बोला जाता है, उन्हें चोर बोला जाता है, मतलब विवादित टिप्पणी की जाती है, तो उसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा? देखिए, इसका परिणाम हमेशा विध्वंसक रहता है। जब भी कभी मातृपक्ष के ऊपर कोई विवाद उठाता है, कोई विरोध करता है, तो वहाँ पर उसका विध्वंस उसका लिखा होना तय है। आपने देखा होगा कि रावण ने सीता माता का जब अपहरण किया था, तो इतनी बड़ी सोने की लंका होने के बाद भी रावण की पूरी लंका ढह गई कि नहीं, अभी अभी उसका प्रमाण भी हमें नहीं मिलता। जी। तो वो तो रावण थे, इतने बड़े भक्त थे और इतने तपस्वी थे। बाकी जितने लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो क्या है, वो किसके भक्त हैं, क्या धार्मिक उनका पटल है, क्या धार्मिक छवि है, अभी कुछ खास नहीं। तो फिर वहाँ पर मातृपक्ष के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं देनी चाहिए थी। इस बात की मैं निंदा करता हूँ। और इसके साथ ही जहाँ तक बात रही कि इसका आगे का प्रभाव कैसा पड़ने वाला है, तो इसका तो पाप लगता है। जो धार्मिक गतिविधि है उसके अनुसार तो इसमें प्रायश्चित करना चाहिए। आप सभी को अंदर से एक तो खुद खुद में भी अपने आप में पश्चाताप का भाव होना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। कहते हैं कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। अगर आप पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं इस बात का, तो फिर माता आपके विरोध में कभी फैसला नहीं लेती। तो इसीलिए आप अगर उसके कहते हैं दुष्परिणाम से बचना चाहते हैं, क्योंकि धार्मिक दुष्परिणाम तो तय है, धार्मिक जो ग्रहों का दुष्परिणाम है वो सारी चीज़ें जरूर प्रभावित करती हैं, तो उससे बचना चाहते हैं तो माँ की शरण में आपको जाना चाहिए निश्चित ही। जी, बिल्कुल। देश के प्रति पीएम मोदी जी का जो समर्पण भाव है, जी उसी भाव ने पीएम मोदी जी को एक कर्मशील प्रधानमंत्री बनाया है। जी और शायद यही कारण है कि हम सब जानते हैं, तमाम न्यूज़ चैनलों में ये खबरें भी चलती हैं कि पीएम मोदी घंटों-घंटों काम करते हैं। जी मतलब उन्हें नहीं फ़र्क नहीं पड़ता कि दिन में अगर 24 घंटे हैं, तो उनके लिए सिर्फ़ 3 से 4 घंटा सिर्फ़ सोना ही होता है, विश्राम करना होता है। बाकी घंटे-घंटे देश के लिए काम करना, रैलियों में जाना, प्रशासनिक कार्य करना। लेकिन अब एक होता है ना कि ज़िंदगी का एक पड़ाव होता है, जी 76वां वर्ष 75 को क्रॉस कर देंगे। उम्र कहीं न कहीं क्या उनकी राह का रोड़ा बनेगी, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, मेरे गुरुजी हैं, जूना अखाड़ा से हैं, देवकुंड मठ में बैठते हैं। जी। अभी उनकी उम्र है 88 वर्ष। लेकिन किसी 24 वर्षीय लड़के को आप साथ में खड़ा कर दीजिए और 88 वर्ष के हमारे गुरुजी को खड़ा कर दीजिए, दोनों की जो हष्ट पुष्ट जो शरीर जिसको कहते हैं और जितना उनकी कार्य क्षमता है, गुरुजी कहीं ना कहीं वो उनसे आगे बढ़ जाते हैं। जी। तो उम्र कहीं वहाँ पे तगादे पे नहीं रखी जा सकती कि व्यक्ति का उम्र इतना ज़्यादा हो गया है। अब जिसको जाना है वो तो 40 में 30 में भी निपट जाते हैं, लेकिन जो इतना बड़ा श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं। बहुत से ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जो दावा करें कि पीएम मोदी जी के ग्रह नक्षत्रों में, जी उनकी कुंडली में परिवर्तन, वो भी सत्ता में योग नजर आ रहे हैं उन्हें। आपको क्या लगता है, कहीं कोई बड़ा खतरा पीएम मोदी की इस सियासी पारी में? देखिए, सब कुछ अभी निर्विघ्न है, कहीं कोई ऐसा बड़ा खतरा दिखाई नहीं देता। हाँ, लेकिन थोड़ा सा पश्चिम बंगाल को लेकर के थोड़ा सा उथल पुथल दिखाई देता है, जो कि अगले 2 सत्र और वहां पर संघर्ष करना पड़ सकता है। तीसरा सत्र में बीजेपी फिर से पश्चिम बंगाल पर भी विजय प्राप्त करेगा। और इसी के साथ विश्व पटल पर पीएम मोदी जी की जो भी छवि है, उस पे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? लोकप्रियता देखिए बढ़ती जाएगी, पैमाना जो होगा? देखिए विश्व पटल के अनुसार मैंने भारत की कुंडली मैंने बनाई थी, और अभी की कुंडली भारत की क्या कहती है। तो भारत की कुंडली का जो तीसरा भाव है, चतुर्थ भाव है और पंचम भाव है, इन सभी भावों का अध्ययन करते हुए मैंने ये देखा है कि इन भावों के बीच में कभी मित्रता तो नहीं रहने वाली। भारत से जितने देश आदि सब अलग हुए हैं उनके बीच में मित्रता नहीं रहने वाली। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि अगर ये देश मिलकर के काम करते हैं तो बहुत ही बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा प्रोडक्टिव निकालेंगे। जैसे पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान के साथ हमारी हमेशा लड़ाई चलती रहती है, लेकिन मैं पाकिस्तान को भी ये कहना चाहूँगा कि आप भारत के साथ मिलकर के काम करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, जितना किसी और देश के साथ हाथ मिला करके आपको नहीं मिला होगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो यही जो नेतृत्व है, जो धार्मिक नेतृत्व जो यहाँ पर निकल के आ रहा है, हमारी कुंडली से निकल के आ रहा है, चाहे हमारे धर्म शास्त्रों से निकल के आ रहा है, ये नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री के विश्व पटल में जो है उनकी छवि को अंकित करती है। आप देख सकते हैं, देखेंगे आने वाले समय में कि विश्व गुरु के रूप में भारत जो है उभरेगा, और उसमें प्रधानमंत्री एक मुख्य भूमिका निभाएंगे, क्योंकि उसकी जो छवि है, कहते हैं कि बच्चों का क्या लक्षण होने वाला है वो पालने में ही दिख जाता है। तो वो अभी समझिए कि भारत के विश्व गुरु का जो अभी ध्वज है वो अभी पालने में है,
और उसकी जो छवि है वो हमें अभी से दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से अमेरिका है, चाहे यूरोप है, सभी ने भारत का लोहा माना है। बिल्कुल। पीएम मोदी जी के इस तीसरे कार्यकाल में आज भी कुछ ऐसे ज्वलनशील मुद्दे हैं जिसके चलते देश की जनता उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई जी। है। जैसे कि पीओके की वापसी हो गई, आप ये कह सकते हैं। बलूचिस्तान में जो हमारे हिंगला शक्तिपीठ है, वहाँ तक हिंदुओं का पहुँचना, या फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, आप कह सकते हैं कि एनआरसी पूरी तरह से पूरे देश में लागू हो, और सीएए का भी मुद्दा है। जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अवैध घुसपैठिए जो भारत में है उनको घर से बाहर निकालना। जी। तो जब ये कुछ ऐसे राष्ट्रवाद से जुड़े जब ये मुद्दे उठते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ मुझे पीएम मोदी जी का पलड़ा हल्का दिखता है। उनके रहते इन चीज़ों पे कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखेगी भाजपा। देखिए, अभी आने वाला जो कार्यकाल है उसमें आप देखेंगे जो जो मुद्दों की हमने बात करी है, चाहे जो विदेशी घुसपैठिए भारत में घुस गए हैं उनको निकाल पाना तो बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे कहते हैं नस नस में वो अभी समा चुके हैं और बहुत ही जटिलता से घुस गए हैं। लेकिन जहाँ तक बात की जाए हमारे जो बाकी के मुद्दे हैं, जैसे हमने पीओके वाला हो पीओ गया। हाँ, पीओके का जो मुद्दा है, पीओके के मुद्दे पे अभी मोदी जी को अभी उस पर कार्य नहीं करना चाहिए। वो वाला जो भाग है, वो जो दिशा है, वो नकारात्मक फल लाता हुआ दिखाई देता है। तो उधर काम अगर ना करें तो और भी ज़्यादा निर्विघ्न तरीके से काम करेंगे। मैं कहूँगा कि गाय का एक बूंद भी रक्त जो है भारत की भूमि पर नहीं गिरना चाहिए, और अभी मोदी जी को इसके ऊपर जरूर कार्य करना चाहिए। अगर ये वाला कार्य सफल हो जाता है तो आप समझिए कि कहीं भी कोई भी विघ्न नहीं दिखने वाला है। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा घोषित करने के लिए बिल्कुल, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा भी दीजिए, और गौ का एक बूंद रक्त भी हमारी धरा पे नहीं गिरना चाहिए। बिल्कुल। तो धर्म ज्ञान पर सुमिताचार्य जी ने तो हमें दिखा दी है पीएम मोदी के 76वें वर्ष की आने वाली कुंडली, उनके आने वाली भविष्य की एक कंप्लीट पिक्चर। आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कितनी उम्मीदें हैं उनके आने वाले इस नव वर्ष से, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसी के साथ मुझे और सुमिताचार्य जी को दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।